गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम इकराम खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं बहुत ही प्रेस्टिजियस सेशन जो कि आज काफी दिनों के बाद हमारे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग हो रही है। अगर अभी तक आपने डायरी और पेन नहीं लिया है तो डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा नॉलेज से भरा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में हमें पता होना चाहिए कि हम किसानों को किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है, हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, तो आपको एक प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि आप अपने किसान भाई को मदद करेंगे, उनको फसल उगाने में, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, उनकी कमाई को बढ़ाने में दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसे जगह से बात कर रहा हूं जो कि सबका सपना होता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। मैं अभी श्रीनगर में हूं दोस्तों, जहां की काफी ठंड है, बहुत अच्छा मौसम है और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जो एक परिवार से जुड़ा हुआ हूं, जहां की काफी लोगों के साथ आज हम लोगों ने अपना कार्रवाई जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया दोस्तों। इसी समय से कुछ क्षण निकालते हुए मैं आपके पास आया हूं और एक ऐसी व्यक्ति को लेकर के आया हूं जो अपने आप में एक्सपर्ट है, जो कि एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग हो, किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, 20 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है दोस्तों। तो इसलिए तैयार हो जाइए सीखने के लिए। वो कुछ ही पल में आपके सामने होंगे और जब वो आपके सामने आए, मैं चाहूंगा कि एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आपका। लेकिन कहते हैं ना, जब तक नोट नहीं बनाओगे नोट नहीं कमाओगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये मौसम है, कृषि का मौसम है, किसानों का मौसम है, अलग अलग फल सब्जी उगाने का मौसम है। तो आप अपने इस हैप्पी ग्रो, जो कि नाम से है कि खुशी खुशी किसी अनाज को उगाइए, और अनाज को जब आप उगाते हैं, किसानों को जब मदद करते हैं, तो आप भी पैसा कमाते हैं दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता होगी, अगर आपको डोजेज नहीं पता होगा, तो आप कैसे लोगों को बता पाएंगे दोस्तों? आप कैसे लोगों को सिखा पाएंगे? आप कैसे किसानों को बता पाएंगे कि उनकी उपज कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी बेहतर हो सकती है? और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसान के परिवार से हैं, कि एक जमीन जिसपे आप बार बार खुदाई करते हैं, बार बार हल चलाते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है दोस्तों। तो यही सारी चीज के लिए हमारा जो डे जॉय का परिवार और डे जॉय मैनेजमेंट, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली डे जॉय मैनेजमेंट अग्रवाल फैमिली के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम और आप आज की शाम में यहाँ पे नहीं होते। अगर वो नहीं होते तो ये प्रोडक्ट, ये जो डे जॉय है, ये जो हमारे पास अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। क्योंकि हमारे हैप्पी ग्रो के जो ब्रांड के जो 3 प्रोडक्ट है, जिसकी आप नॉलेज लेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट हमारी जिंदगी में, छोड़िए किसानों की जिंदगी में, बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव का मतलब है उनकी उपज को बेहतर कर सकते हैं, उनकी कमाई को बेहतर कर सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार है दोस्तों, तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही डायनेमिक, मैं चाहूंगा प्लीज वेलकम हमारे इस जूम सेशन में पहली बार मिस्टर जगदीश। एक जोरदार प्लीज। जगदीश सर, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस सर, मैं स्क्रीन पे आ गया हूं अब। बिल्कुल, आप स्क्रीन पे आ गए हैं? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छा जगदीश सर, ओवर टू यू सर। आप बिल्कुल आप अपने सेशन को आप कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली जगदीश सर के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको किस तरह से वो आपको नॉलेज देंगे। और सर, आप बिल्कुल होस्ट भी बना दिए गए हैं। ओवर टू यू सर। ये शाम आपकी, ये पार्टिसिपेंट्स आपके, और मैं चाहूंगा कि अपने नॉलेज से हमें मालामाल कर दीजिए कि कल से जब हम मार्केट में निकले तो सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर, हमारे डे जॉय का धूम हो। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर। सबको नमस्कार, मेरा नाम जगदीश पांडे है और मैं आज सभी का स्वागत करता हूं आज डे जॉय की एग्रीकल्चर मीटिंग में। आज दोस्तों हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ इसकी जरूरत क्या है, हमने कमी कहाँ की है और हम इसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर जहां से हैं वहीं से मैं भी हूँ, मतलब जिस कंपनी से थे सर वहीं से उस कंपनी से मैं भी हूँ। उनका भी जितना एक्सपीरियंस है लगभग लगभग मेरा भी उतना एक्सपीरियंस है। बस सबसे बड़ी बात यह है
कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर के है और उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे मैं बात करता हूं दोस्तों। तो आज मैं एग्रीकल्चर पे बात करूंगा और आज आप लोग एग्रीकल्चर को बड़े गौर से सुनिएगा और अपने प्रोडक्ट कहां पर यूज होते हैं इनके बारे में सुनते चलिएगा। अगर कोई सवाल है तो दोस्तों आप लिख के रखिएगा, हम लास्ट में इसको डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा बहुत जो समय मिलेगा। ठीक, तो खेतीबाड़ी के लिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो खेतीबाड़ी के लिए हमको 5 चीजें चाहिए। पहले चाहिए खाद, फिर दूसरे चाहिए बीज, फिर तीसरे चाहिए दवा, फिर चौथे चाहिए पानी और पांचवें में चाहिए अच्छी हवा। अगर ये चीजें ना हो तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। लेकिन अगर इन पांचों चीजों की मैं बात करूं तो इन पांचों चीजों के उपयोग के लिए चाहिए जमीन। अगर जमीन अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए मेरी एक पंच लाइन है, मैं जहां भी ट्रेनिंग करता हूं ये पंच लाइन जरूर बोलता हूं, अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल जबरदस्त होगी, अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो फसल जबरदस्त नहीं होगी। इस मिट्टी को 16 पोषक तत्व चाहिए और वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरोन, आयरन, कॉपर और मोलिब्डेनम। एक समय था जब हम लोग जैविक खेती करते थे, गोबर डालते थे, राख डालते थे, इसके अलावा ढेंचा, सनई, जंगल की मिट्टी, बाग की मिट्टी डालते थे, तालाब की मिट्टी डालते थे, तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा स्वस्थ होती थी। हमको बार बार ऊपर से कुछ डालना नहीं पड़ता था और हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या करते थे, एक बार इन सब चीजों को खेत में डाल देते थे, डालने के बाद सिंचाई कर देते थे, खेत की जुताई कर देते थे, जुताई करने के बाद बिजाई कर देते थे और बिजाई करने के बाद फिर फसल को सिर्फ काटने जाते थे या फिर पानी देने जाते थे। आज के समय में आलम यह है, स्थिति इतनी खराब हो गई है, फसल को खराब कर करके, मिट्टी को खराब कर करके, कि एक समय था जब 2 पानी में गेहूं, 1 पानी में गेहूं तैयार हो जाता था, आज 4 पानी लगता है। जो लोग रांची से हैं यानी झारखंड से जो लोग हैं, जो लोग बिहार से हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, वो ये जानते होंगे कि कितनी बुरी स्थिति होती चली जा रही है खेती की। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों खेती खराब हुई? खेती खराब होने के पीछे सबसे पहला लॉजिक ये है कि जो खेती है, ये खेती खराब होने के पीछे हम ही लोग सबसे ज्यादा लॉजिक है। जैसे हमारे पास रासायनिक खादें आई, बहुत तेजी के साथ पोषक तत्व दिया, जैसे यूरिया, नाइट्रोजन बहुत तेजी के साथ दिया, डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, फास्फोरस बहुत तेजी के साथ दिया, फिर हमारे पास सल्फर आया, फिर जिंक आया, फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास पोटास भी आया। इसके साथ साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट आए, लेकिन जो 16 एक साथ पूरे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। और जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर में हमको 120 से ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन ये गोबर जब तक सड़ता नहीं है तब तक काम करता भी नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, गड्ढा करते थे, गड्ढे में गोबर और जो जानवर नहीं खाता था वो सब चारा डालते थे, उसको सड़ाते थे, फिर साल भर या 2 बार, साल भर में या 2 साल में एक बार उसको खेत में डाल के आते थे। खेत में डालने के बाद उसको फैला देते थे, बारिश के टाइम पे फैलाते थे, नमी बढ़ जाती थी, नमी बढ़ जाती थी, पोषक तत्व तो मिट्टी के अंदर चले जाते थे, केचुए पैदा हो जाते थे। और कहावत यह है कि केचुए किसान के मित्र होते हैं। जैसे गुजरात वाले लोग होंगे उनको बता दूं, केचुओं को अड़सिया गुजरात में कहते हैं और महाराष्ट्र में गांडुल कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ये केचुए मिट्टी को खाते थे, मिट्टी में ही अपने पोषक तत्व छोड़ देते थे, जिसका फायदा ये होता था कि मिट्टी स्वस्थ होती थी और जब मिट्टी स्वस्थ होती थी तो फसल जबरदस्त होती थी। अब मिट्टी एक तरीके की तो है नहीं, कहीं की काली मिट्टी है, कहीं की दोमट मिट्टी है, कहीं की लाल मिट्टी है, कहीं की भूरी मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है और फसल भी एक जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं पे धान ज्यादा होता है, कहीं पे गेहूं ज्यादा होता है, कहीं मटर होता है, कहीं अरहर ज्यादा होती है, कहीं पे जो है सब्जियां ज्यादा होती हैं, कहीं पे बहुत सारी चीजें हर जगह पे ज्यादा होती हैं। अब हर जगह की मिट्टी को देखते हुए हर एक तरीके के लोग अलग अलग तरीके के पोषक तत्व इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो धान और गेहूं वाले हैं वो डीएपी ज्यादा यूज करते हैं, पोटास ज्यादा यूज करते हैं, यूरिया ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उस धान और गेहूं में रंग लाने के लिए यानी उनके दानों को वजनदार करने के लिए फिर से कॉपर चाहिए, मॉलिब्डेनम चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, एंजाइम चाहिए, कहाँ से लाए? और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मिट्टी नमी युक्त नहीं रह जाती, यानी मिट्टी में नमी कम पड़ जाती है तो मिट्टी में दर्रे फट जाते हैं और जब मिट्टी में दर्रे फटते हैं तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व तो हमने डाला है शुरू से वो सब उड़ जाता है।
और ये सूर्य क्या करता है, उसको वाष्पीकृत कर लेता है, यानी इवोपरेट कर लेता है, और फिर ये ऊपर चले जाते हैं। और जब ऊपर चले जाते हैं तो हम जैसे सिंचाई करते हैं, फसल पीली पड़ती है और हमको फिर से इसको डालना पड़ता है। समय के साथ साथ हमने उत्पादन बहुत बढ़ाया, तेज रसायन डाले, तेज रसायन डालने के साथ हमने उत्पादन बहुत बढ़ाया। यानी जहां पे 1971 में जहां पे 1 किलो दाना होता था, आज उसी खेत में 5 किलो दाना हो रहा है। उत्पादन बहुत बढ़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस उत्पादन को, जो 1 किलो दाना होता था, उसको हम 5 बरस रख सकते थे। लेकिन आज जो 5 किलो दाना होता है, उसको 2 महीने रखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम फिर उस दाने को बचाने के लिए क्या करते हैं, उस दाने में जहर डालते हैं, सल्फास रख देते हैं, कभी कंपोस्ट रख देते हैं, इस तरीके से और बहुत सारी चीजें रख देते हैं। और एक समय था, लोग मिट्टी के बर्तनों में और लोहे के बर्तनों में और पीतल के बर्तनों में दाना रख देते थे, यानी वो दाना कभी खराब होता ही नहीं था, अगले साल वही बीज में फिर इस्तेमाल होता था। आज बीज के लिए दाना अलग इस्तेमाल होता है, खाने के लिए दाना अलग इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ दाने को ज्यादा देर तक रोक के रखने के लिए हमको बोरे के अंदर या जहां पर भी हम रखते हैं उसमें दवाई रखनी पड़ती है। एक समय ऐसा था कि दाना मोटा होता था, वजनदार होता था, चमकदार होता था, स्वादिष्ट होता था। आज के समय में स्थिति क्या है, हम बहुत सारे दानों को भूल गए हैं। जैसे जो लोग धान की खेती करते हैं, पुराने धानों को भूल गए। और पुराने धानों की स्थिति ये थी कि उनसे रोग नहीं होता था। अगर हम बिलासपुरी धान की बात करें, काले जीरे धान की बात करें, काला नमक धान की बात करें, तो इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता था। और अगर हम बात करें गेहूं की, जो पुराने गेहूं होते थे, इनसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम हो जाती थी। और आज सरकार उन पर रिसर्च कर रही है लगातार। मैं आपको बात करूं मटर की, तो जो छोटी मटर होती थी, आज हम बड़ी मटर लेते हैं। जो छोटी मटर होती थी उसमें प्रोटीन ज्यादा होता था, प्रोटीन ज्यादा होता था। तो आज मैं बताऊं आपको, आर्गन ऑयल, मटर के ही तेल, जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जब हम मटर खाते थे, बेहतर क्वालिटी की मटर खाते थे, तो बाल के गिरने की समस्या कम होती थी। चना होता था। इसके अलावा कहा जाता है कि रतलाम का लहसुन और बेसन दोनों फेमस है। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी में कॉपर बहुत ज्यादा मौजूद है, और आज भी वहां की मिट्टी लाल है, और इसीलिए रतलामी सेब फेमस है। लेकिन धीरे धीरे करके उसमें भी केमिकल आता गया, केमिकल आता गया, और ये केमिकल इतना ज्यादा खराब कर गया कि मिट्टी कड़क हो गई। और मिट्टी इतनी कड़क हो गई कि मिट्टी में पैर धंसना बंद हो गया। अब मिट्टी के अंदर जड़ जब अंदर जाएगी नहीं, तो फसल गिर जाएगी। और जब फसल गिरती है, तो ये मान लीजिए दोस्तों, 40% उत्पादन गिर जाता है। और जब उत्पादन 40% गिर जाता है, तो किसान का सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि हम बीज अच्छा डालते हैं, खाद अच्छी डालते हैं, दवा अच्छी डालते हैं, मौसम का इंतजार करते हैं, और उसके साथ साथ जुताई भी बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि एक समय हल और बैल से जुताई होती थी, और आज ट्रैक्टर से होती है। कितना भी हल्का ट्रैक्टर ले लें। और अगर हम बैल की बात करें, तो बैल का पैर अगर मेरे पैर पे पड़ जाए तो पैर कट जाएगा, लेकिन पैर बच जाएगा। अगर ट्रैक्टर का कोई भी पहिया मेरे पैर पे चला जाएगा, तो पैर काटना पड़ जाएगा। उसी तरीके से जमीन के ऊपर जैसे 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 ट्रैक्टर चलाते गए, पहले 1 सिलेंडर का ट्रैक्टर आया, फिर 2 सिलेंडर का ट्रैक्टर आया, फिर 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर आया, अब 4-4 सिलेंडर का ट्रैक्टर चलता है। वो मिट्टी को दबाता चला जाता है। अब जब ये मिट्टी दबती चली जाती है, तो मिट्टी टाइट होती चली जाती है। उसमें जब हम केमिकल डालते चले जाते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो केचुए हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे कृषि के मित्र हैं, वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। जब ये पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, तो फिर हम केमिकल के सहारे हो जाते हैं। और केमिकल की भी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि केमिकल अपने आप कहता है मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। अगर मुझे अच्छा मिला तो अच्छा करूंगा, अगर मुझे खराब मिला तो खराब करूंगा। लेकिन जब हम गोबर डालते थे, राख डालते थे, हरी खाद डालते थे, ढैंचा सनई उगाते थे, फसल का जो कूड़ा करकट है उसको सड़ाते थे, तो फसल अच्छी होती थी। आज मैं बताऊं, दिल्ली परेशान है, पराली जलती है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि भैया प्रदूषण बढ़ गया है। मैं अभी दिल्ली गया हुआ था, 29 तारीख को मेरे रिलेशन में एक शादी थी। मैं बताऊं सर, पूरे एरिया को, यानी पूरे एरिया के पूरे प्लांट्स को धोया जा रहा था। पर अगर आप इकराम सर से बात करिए, वहाँ सेब की खेती होती है, लेकिन इकराम सर से बात करिएगा आप, कभी भी वहाँ धोया नहीं जाता। जो नॉर्मल बरसात होती है वही होती है। जो लोग रांची के हैं उनसे पूछिए, कोयले की खाने वहां जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। वहां पोल्यूशन क्यों? क्योंकि जो फसल कटी, उसकी जो पराली निकली, तो हरियाणा ने भी जला दी, पंजाब ने भी जला दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भी जला दी। अब इसका धुआं सब वहां चला जाता है दिल्ली में,
और दिल्ली में ऑलरेडी गाड़ियां इतनी चलती हैं कि पोल्यूशन बढ़ता चला जाता है, और जब पोल्यूशन बढ़ता चला जाता है तो ये हमारे अंदर जाकर के नुकसान करता है, कैंसर करता है, और कैंसर हमें बहुत ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा ही होगा मन। इसीलिए किसी ने सही बोला है, हेल्थ इज वेल्थ, इफ यू आर हेल्दी सो यू आर वेल्दी। कहावत बहुत अच्छी कही गई है, लेकिन हम ज्यादा उत्पादन के चक्कर में अपने मिट्टी को खराब करते जा रहे हैं। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सवाल मेरा यह है, अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो क्या उत्पादन होगा? और अगर उत्पादन नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? मिट्टी, पेड़ पौधा, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, क्या खाएंगे दोस्तों? कुछ भी नहीं खाएंगे। हमको खाने के लिए फिर से अनाज चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, मेवा मसाला चाहिए, और पीने के लिए दूध चाहिए और पानी चाहिए। ये चीजें हमको सिर्फ मिट्टी से मिलती हैं, सिर्फ मिट्टी से। अब जब तक हम बोरवेल नहीं करेंगे पानी नहीं मिलेगा, जब तक हम चारा उगाएंगे नहीं तब तक जानवर चारा खाएंगे नहीं और हमको दूध देंगे नहीं। हमको घी चाहिए खाने के लिए, दही चाहिए खाने के लिए। अभी तक कोई इसका केमिकल सॉल्यूशन नहीं बना है। दाल का कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं है, चावल का कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं है। हमको अनाज चाहिए, धान चाहिए, गेहूं चाहिए, ज्वार चाहिए, बाजरा चाहिए। इसके अलावा हमको फिर आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, भिंडी चाहिए, लौकी चाहिए, तोरई चाहिए, मटर चाहिए, फिर हमको चना भी चाहिए, फिर हमको हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए, मिर्चा चाहिए, जीरा चाहिए, मेथी चाहिए, अजवाइन चाहिए। फिर इसके अलावा हमको काजू भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, पिस्ता भी चाहिए। फिर इसके अलावा हमको आम, पपीता, नींबू, इसके अलावा सेब, अनानास, अंगूर, ये सब कुछ चाहिए। अगर ये सब कुछ चाहिए तो इसके लिए हमको मिट्टी चाहिए। मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल जबरदस्त होगी, अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो फसल जबरदस्त नहीं होगी दोस्तों। इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी मिट्टी के ऊपर हम सब चीज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं मिट्टी पे ही करते हैं। जैसे जुताई करते हैं तो मिट्टी पे करते हैं, बीज डालते हैं तो मिट्टी पे डालते हैं, खाद डालते हैं तो मिट्टी पे डालते हैं, जैविक डालते हैं तो मिट्टी पे डालते हैं, दवा डालते हैं तो मिट्टी पे डालते हैं, और उसके अलावा पानी देते हैं तो मिट्टी पे देते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी सल्फर, जिंक, पोटास, एनपीके, इन सब को अगर हम डाल रहे हैं तो हम मिट्टी पे ही डाल रहे हैं। यानी हमारी फसल मिट्टी पे ही खड़ी होती है, और अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो फसल पूरी खराब हो जाएगी। अगर मिट्टी मुलायम होगी, मिट्टी में ताकत होगी और मिट्टी मुलायम होगी तो जड़ को ज्यादा पकड़ेगी। जड़ को जब ज्यादा पकड़ेगी तो फसल गिरने का खतरा कम हो जाएगा, और जब फसल गिरने का खतरा कम हो जाएगा तो फिर लंबे समय तक फसल उपजाऊ बनी रहेगी, फसल ताकतवर बनी रहेगी, मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। दाना रख दिया जाएगा तो अगले 4-5 महीने खराब नहीं होगा। दाने को दाने को खराब होने से बचाने के लिए हमको अंदर कोई दवाई नहीं रखनी पड़ेगी। जल्दी से आलू नहीं खराब होगा, प्याज नहीं खराब होगा, इसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब ये जैविक होंगे, और जब ये जैविक होंगे तो मिट्टी में जैविक सबसे बेहतर होगी। तो इसको लेकर के अपनी कंपनी डेजॉय ने अपने पास 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए। सबसे पहला प्रोडक्ट रखा ट्रांसपोर्टर 80, दूसरा रखा प्रॉस्पेरस लिक्विड, और तीसरा रखा प्रॉस्पेरस टैबलेट। आज हम इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक करके बात करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आज जब हम बात करेंगे तो उन सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे दोस्तों। तो कुछ चीजें हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने चल रहा हूं। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो स्क्रीन पे शेयर होती जाएंगी और हम उन पे बात करते चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला प्रोडक्ट दोस्तों, ये जैसे ही ओपन हो जा रहा है स्क्रीन शेयर, मैं आपसे बात करता चल रहा हूं। स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं सर, प्लीज 2 मिनट लगेंगे मेरे को।
तो फ्रेंड्स शुरू करता हूं मैं। तो फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये आप अपने प्रोडक्ट देख रहे हैं अपने पास। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट 80 के नाम से प्रोडक्ट है, और इस ट्रांसपोर्ट 80 के बारे में आगे बात करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट 80 एक तरीके का नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, एडजुवेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खासियत यह कि बायोडिग्रेडेबल है, वातावरण को नुकसान नहीं करता है, और इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि बायोस्टिमुलेंट है, वेटिंग एजेंट है, पानी की नमी को बढ़ा के रखता है, पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ता है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा काम इसका ये है कि ये पानी को बार बार, मतलब आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो दवाएं आप डालते हैं, जैसे कि सपोज करिए आपने कोई भी लिक्विड बेस्ड दवा डाली, वो पानी में पूरी तरीके से घुलती नहीं है, तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा उसको पानी में घोलने का काम करता है, जिससे नोजिल के जाम होने का खतरा बंद हो जाता है, और ये फसल पे एक जैसी गिरती है। वेटर है, नमी को बढ़ा करके रखता है, और इसके साथ साथ ये जो है किसी भी तरीके के आयंस के साथ, मतलब किसी भी तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ इसको डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जिंक लिया, आप जिंक जितना लेते हैं उसी में इसको मिला लीजिए, और फिर इसको एक बार शेक कर दीजिए, हाथ मतलब किसी डंडे से मिला लीजिए, और पंप में डाल करके फिर स्प्रे करते चले जाइए। और जैसे ही आप स्प्रे करते चले जाएंगे, ये बराबर एक जैसा गिरता चला जाएगा, क्योंकि जिंक और सल्फर पानी में घुलता नहीं है, और इसको ये पूरी तरीके से घोलने का काम करता है। टॉनिक का काम करता है, फसल पे हरियाली बढ़ा करके रखता है, फसल को लंबे समय तक हरापन दे करके सीधा खड़ा रखने का काम करता है। और ये पहला पानी और दूसरा पानी देने के बाद देते हैं, इसको 70 ml 200 लीटर पानी में मिलाते हैं, और पर एकड़ इसका यूज करते हैं। पत्ते के ऊपर ये सरफेस बना देता है, जिससे पत्ते की हरियाली बढ़ जाती है, और पत्ते के ऊपर जो दवा है वो रुक जाती है। आप देखते होंगे पानी अक्सर पत्ते पे रुकता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ट्रांसपोर्टर 80 डालेंगे, वैसे ही ये क्या करता है, उसको वहां रोक देता है, और ये खाद के खर्च को कम करा देता है। हम जैसे ही पानी देते हैं, पानी देने के बाद अगर हम अपना ट्रांसपोर्टर 80 ना डालें तो फसल क्या होती, पीली पड़ जाती, फिर हमको यूरिया डालनी पड़ती है। हम 70 ml 200 लीटर पानी में अपना ट्रांसपोर्टर 80 मिलाएं, और उसमें 2 किलो यूरिया डाल दें, और उसके बाद स्प्रे कर दें और पानी दे दें, तो फसल के ऊपर जो पीलापन आता है वो पीलापन कभी भी नहीं आता है। ये क्या करता है, पानी को तेजी के साथ अंदर ले जाता है, मिट्टी को मुलायम कर देता है, तो जड़ का विकास बहुत तेजी के साथ होता है। और जो पतली जड़ें होती हैं, जो मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करती हैं, वो जड़ें ज्यादा विकसित हो जाती हैं। और जब वो जड़ें ज्यादा विकसित हो जाती हैं, तो लंबे समय के लिए फसल को लंबा बना के रखती हैं। कल्ले यानी जो ट्रिलरिंग स्टेज होती है, उनको सेफ रखने का काम करती है। पत्ते सूखने की दर कम होती चली जाती है, और इसका एक फसल पे हम 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बागवानी करते हैं, जिनके पास बागवानी है, वो क्या करेंगे, 200 लीटर पानी में 70 ml मिलाएंगे।
लेकिन उनके पास टैंकर होते हैं बड़े बड़े, तो वो 2000 लीटर पानी में लगभग 300 ml मिलाएंगे और पूरे बाग की सफाई इसी से करेंगे। अगर हो सके तो इसमें फंगीसाइड का वो यूज कर लेंगे, तो जो फसल पे फंगस लगी होगी तो वो फंगस दूर हो जाएगी। जैसे आम वाले लोग हैं, तो वो लोग जब फंगस इस समय फंगस लग जाती है, जाले लग जाते हैं, मकड़ी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए जब भी बाग की धुलाई करें तो 300 ml 2000 लीटर पानी में मिला करके क्या कहते हैं फंगीसाइड डाल करके बाग की सफाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग खेती करते हैं तो वो लोग 70 ml 200 लीटर पानी में पहले पानी पे और दूसरे पानी पे दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मटर की फसल पे पानी न के बराबर दिया जाता है। तो जब पहली फसल 25 दिन की हो जाए, यानी बिजाई से 25 दिन की हो जाए, तो 70 ml 200 लीटर पानी में मिला के डालेंगे और 25 दिन से फिर 30 दिन जोड़ दिए जाए, तो जब 55वां दिन आए तो फिर 70 ml 200 लीटर पानी में मिला करके हम ट्रांसपोर्टर 80 का यूज करेंगे। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सारे पोषक तत्वों को फसल पे ले जाने का। ये हम जमीन पे भी कर सकते हैं, होलियर भी कर सकते हैं, और चूंकि ये स्प्रेडर है तो ये पेस्टिसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, फंगीसाइड के साथ, हर्बिसाइड के साथ, अगर हर्बिसाइड के साथ करेंगे तो इसका आंकड़ा 5 ml के लगभग 15 लीटर पानी में आएगा। और अगर हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ करेंगे तो 2 ml के लगभग 15 लीटर पानी में इसका आंकड़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट होने के कारण ये लंबे समय तक नमी बढ़ा देता है, और सिलिकॉन का अंश जब फसलों में चला जाता है तो फसल के सड़ने की दर न्यूनतम हो जाती है। ये नहीं कहूंगा कि नहीं होती, लेकिन न्यूनतम लेस देन हो जाती है। मैंने इसको देखा है, आलू और प्याज की फसल लगभग 6 से 7 महीने सड़ती नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्टर 80 है, और सबसे बड़ी खासियत ये कि बायोडिग्रेडेबल है। इसका कोई साइड इफेक्ट वातावरण पे, कोई साइड इफेक्ट इंसान पे नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने किसी टॉक्सिन के साथ मिलाया है तो अपने हाथ को 2 से 3 बार किसी बेहतर क्वालिटी के साबुन से जरूर धोइएगा दोस्तों। और अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूं प्रॉस्पेरस के लिए। प्रॉस्पेरस क्यों सर? देखो, प्रॉस्पेरस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रॉस्पेरस अमीनो एसिड, एंजाइम, विटामिन, मिनरल्स और ह्यूमिक बेस्ड प्रोडक्ट है। इसकी खासियत यह है कि ये मिट्टी में ताकत देता है, मिट्टी को बहुत ज्यादा ताकतवर करता है, और फसल के ऊपर गिर जाए तो फसल के पत्तों को ताकत देता है, फसल के दानों को ताकत देता है, ट्रिलरिंग ज्यादा करता है, कैटालिस्ट का काम करता है, प्लांट का मेटाबॉलिज्म तेज करके प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, जिससे प्लांट लंबा होता है। जब प्लांट लंबा होता है तो दानों में स्वाद भरने का काम करता है। गन्ने में शुगर, ट्राइग्लिसरॉल की वजह से शुगर को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग स्टेज बढ़ाने का काम करता है, फ्रूटिंग देने का काम करता है, और फ्लावर को गिरने नहीं देता है। तो ये उन फसलों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो लोग मिट्टी से संबंधित फसल में 6-6 महीने की फसल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि फाइटो हार्मोन्स इसके अंदर है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और एंजाइम्स हैं। तो फसल में प्रोटीन्स ज्यादा पहुंच जाती हैं, एंजाइम्स ज्यादा पहुंच जाते हैं, तो इंसान के अंदर जाके डाइजेशन पावर इंप्रूव कर जाता है, और फ्रूट बढ़िया, चमकदार, सुंदर और वजनदार होते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ जाता है। और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादन को लंबे समय तक हम रोक भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस प्रोडक्ट की कि लिक्विड बेस है, और लिक्विड बेस होने के कारण ये प्रोडक्ट लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और फाइटोन्यूट्रिएंट होने के कारण ये फसल के ऊपर अपने फाइटो कंटेंट दे देता है, जिससे प्लांट अपने फाइटो कंटेंट और इसके फाइटो कंटेंट लेकर के लंबी दूरी तक खेल खेलते हैं। और जब ये लंबी दूरी तक खेल खेलते हैं तब फसल बहुत अच्छी होने लगती है। और जब फसल बहुत अच्छी होने लगती है तो इसका ग्राउंड स्प्रे भी किया जा सकता है, ग्राउंड में भी इसका यूज किया जा सकता है, और फसल के ऊपर भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर बेसिक कंटेंट ह्यूमिक और फल्विक है, और उसके साथ साथ अमीनो एसिड और एंजाइम्स है। अगर हम इसको मिट्टी में डालना चाहें तो इसका एक पैक लेंगे, इसको 200 लीटर पानी में मिलाएंगे और जमीन पे स्प्रे करके अब फिर हम सिंचाई कर देंगे, और सिंचाई करने के बाद खेत की जुताई कर देंगे, जुताई करने के बाद बिजाई कर देंगे। लेकिन अगर हमको फसल के ऊपर स्प्रे करना है
तो हम क्या करेंगे, 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाने के बाद हम फिर स्प्रे करेंगे और 200 लीटर पानी में इसका 1 लीटर मिलाएंगे, यानी 200 गुणे 5 1000 ml और फसल पे स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद हम क्या करेंगे, पानी दे देंगे। लेकिन हम ये कोशिश करें कि इसका स्प्रे शाम को करें, क्योंकि स्टोमेटा शाम को खुलते हैं और जब शाम को स्टोमेटा खुलते हैं तो ये अंदर चला जाता है और फसल के अंदर यानी प्लांट को फाइटो एक्टिव सारी चीजें दे देता है, फाइटो एक्टिव फैक्टर दे देता है। तो प्लांट के फाइटो एक्टिव फैक्टर और इसके फाइटो एक्टिव फैक्टर फिर फसल को और तेजी के साथ करते हैं। इसको बरसात होने के तुरंत बाद नहीं देना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसको हम स्प्रिंकलर से भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये फसल के ऊपर हम दे रहे हैं तो इसके बाद हमको जल्दी से कोई भी फाइटो न्यूट्रिएंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम ऊपर से अगर कोई भी चीज दे रहे हो, जैसे एनपीके दे रहे हो या सल्फर दे रहे हो या जिंक दे रहे हो, तो उनको देने की जरूरत हमको जल्दी से नहीं पड़ती है इस प्रॉस्पेरस को देने के बाद। और अब बात करते हैं कि फसल के ऊपर देने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा प्रोडक्ट है। फसल को ऊपर देने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा प्रोडक्ट है, तो अब आते हैं हम उस प्रोडक्ट की तरफ। ये फसल के ऊपर दानों की सेटिंग के लिए, दानों को मोटा, वजनदार और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए, फ्लावर को और ज्यादा बेहतर करने के लिए अपने पास है प्रॉस्पेरस टैबलेट। ये प्रॉस्पेरस टैबलेट क्या करती है कि दानों को और ज्यादा बेहतर करने का काम करती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्लांट ग्रोथ को करने का काम करती है। इसके साथ साथ इसकी खासियत यह है कि ये मिनरलाइजेशन है, नैनो टेक्नोलॉजी की है। इसकी एक गोली 15 लीटर पानी में मिला के डालते हैं, वातावरण को नुकसान नहीं करती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, दाने को चमकदार, वजनदार और दाने को लंबे समय तक ताकतवर बना के रखने का काम करती है। इसकी खासियत यह है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के साथ साथ मेटाबॉलाइजेशन बढ़ा देती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देती है और लगभग अगर इन तीनों प्रोडक्ट को यूज किया जाए तो 30 से 40% दानों का उत्पादन बढ़ जाता है, फसल का उत्पादन 40% बढ़ता है, फल सब्जी का उत्पादन 50% तक बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऑर्गेनिक है, यानी ये जैविक है। इनका कोई साइड इफेक्ट घर के बच्चों पे या इंसान पे या जानवर पे नहीं पड़ता है। मैं एक बार की बात बताऊं दोस्तों, मैं लखनऊ में एक बार आ रहा था कहीं से ट्रेनिंग दे करके, और ट्रेनिंग दे करके आ रहा था तो सड़क के ऊपर करीब करीब 5-6 जानवर मरे पड़े थे। तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो बोले ये फला मिर्चे वाले ने इसके ऊपर इंडोसल्फान यूज कर दिया था और इंडोसल्फान वाली पत्तियां ज्यादा हरी हो गई और मेरे इस जानवर ने खा ली और ये जानवर पूरे मर गए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसमें 2 भैंसें थी, बड़ी बड़ी भैंसें थी, जिनकी कीमत एक दिन पहले 1-1 लाख रुपए लगाई गई थी। लेकिन ये हमारे जो हैप्पी ग्रो के प्रोडक्ट हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस है। दूसरी सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्टर एडजुवेंट बेस है, यानी अगर ये हाथ में लग जाए, शरीर पे लग जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट कहीं पर भी नहीं होता। तो 10 गोली लेंगे, प्रॉस्पेरस टैबलेट की 10 गोली लेंगे, 200 लीटर पानी में मिलाएंगे और 1 एकड़ में इसका यूज करेंगे। इसका कोई टाइम नहीं है दोस्तों। आप चाहें तो इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो फसल के ऊपर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा 70% आ जाता है, यानी 30% खर्चा पहली बार में ही बच जाता है, उत्पादन 40% तक बढ़ जाता है। और अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं, अगर उत्पादन 40% बढ़ जाए और खर्चा 30% कम हो जाए तो 70% का मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उसके साथ साथ हम अपने बिजनेस की तरफ चलें और एक डिस्ट्रिक्ट का खाली 1% ले लें तो लगभग हमको 30,000 फार्मर्स मिल जाएंगे। और अगर ये 30,000 फार्मर्स हमारे एक साल में 2 फसलें होती हैं, 2-2 बार यूज करें तो 6 प्रोडक्ट यूज होगा। और जब ये 6 प्रोडक्ट यूज होगा तो दोस्तों हमारा भी बहुत बड़ा फायदा होगा और उसके साथ साथ हमारे किसान का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों ये तो अपन ने बात की कि कैसे यूज करना है और कैसे यूज नहीं करना है अपने इन प्रोडक्ट का। तो अब फिर से बात करता हूं दोस्तों, मैं अपने फिर से वापस अपने उस पे आता हूं।
फिर से मैं वापस अपने जूम सेशन पे आता हूं, यानी जूम सेशन को फिर से कंटिन्यू करने का काम करता हूं, और फिर जूम सेशन पे आने के बाद फिर मैं आप लोगों के सवाल जवाब लेता हूं। 1 मिनट होल्ड रखिएगा सर प्लीज। तो मैं जूम सेशन पे फिर से आता हूं और फिर से सवाल जवाब सेशन लेता हूं दोस्तों। तो फिर से मैं अब जूम सेशन पे हूं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात की, बहुत सारी बात की। तो हम लोगों ने अभी बहुत सारी बात की, अपने प्रोडक्ट को लेकर के बात की, अपने प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके को लेकर के बात की, और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हमने प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में ये भी जाना कि प्रोडक्ट करता क्या है, कैसे करता है, कितने दिन पे इसको डालना है और किस तरीके से डालना है। इन सारी चीजों को लेकर के हमने बात की। अब आपके अगर कोई सवाल है तो प्लीज एक एक करके अपना माइक ऑन करिएगा और फिर मेरे से बात करिएगा दोस्तों। एक एक करके सवाल करते चलिएगा दोस्तों, एक एक करके सवाल करते चलिएगा दोस्तों। इस वक्त हम लोग 113 लोग हैं, एक एक करके सवाल करते चलिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, इकराम सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी सामने आ जाए सर प्लीज, थोड़ी देर के लिए सर प्लीज सामने आ जाए और हम लोग फिर से बात करते चलें सर। सर फिर से रिक्वेस्ट है सर, हालांकि आपने मुझे बना दिया था होस्ट, तो सर प्लीज, और जिनको भी है तो वो सर प्लीज सवाल करते चलें, एक बार सवाल करते चलें। और अब मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये सारे के सारे प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं यूज हुआ है। पहले साल 30% खाद कम करेंगे ये प्रोडक्ट, दूसरे साल 50% खाद कम करेंगे, और अगर हमें गोबर मिल जाए, इसके अलावा और दूसरी चीजें मिल जाए, इसका लहसुन में भी यूज करेंगे सर। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर डालेंगे, इसके बाद फिर प्रॉस्पोरस टैबलेट डालेंगे दोस्तों। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। लहसुन का स्वाद, लहसुन का साइज सब कुछ बड़ा होगा। जो जड़ वाली फसलें हैं उनमें तो ये रामबाण प्रोडक्ट है। अगर एक बार इसको मूली में डाल दिया और मूली को सही समय से नहीं खोदा तो फिर मूली खोद नहीं पाएंगे, क्योंकि मूली बहुत मोटी हो जाती है और मूली का जो स्वाद है वो मिर्चे के बराबर कड़वा हो जाता है। सर यूरिया डालने की जरूरत होगी, क्योंकि यूरिया हम जो डालते चले आ रहे हैं, तो यूरिया का पीएच 9.5 है, इनका पीएच 7.5 है। जब तक मिट्टी का भी पीएच की बात करें तो मिट्टी का पीएच भी 9.5 हो गया है, तो यूरिया कुछ समय तक डालनी पड़ेगी, यानी करीब करीब 4 से 5 साल डालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये अपने प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे और गोबर की खाद डाल देंगे, यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। हाँ जी सर, पूछते चलें सर प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा है आप सवाल भी पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर प्लीज, सारे के सारे लोग प्लीज, सारे लोग पूछते चलें। और इससे बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अंदर इस वक्त भी 75% लोग खेती करते हैं, लेकिन 100% लोग अनाज खाते हैं। चने में यूज करने के लिए सर, चना अगर बोल दिया है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर डालेंगे, इसके 15 दिन के बाद प्रॉस्पोरस लिक्विड डालेंगे और उसके 15 दिन के बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट डालेंगे। फल्ली के लिए सबसे पहले प्रॉस्पोरस लिक्विड डालेंगे और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टर डालेंगे। गेहूं के लिए इस वक्त ट्रांसपोर्टर डालेंगे, इसके बाद प्रॉस्पोरस लिक्विड डालेंगे और उसके 1 महीने बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट डालेंगे। सर सवाल बहुत हुए, एक एक करके मैं फिर से सवाल देखते जा रहा हूं, और सवाल देखने के साथ चैट में 8 लोग आए थे, तो फल्ली का भी हो गया, इसके बाद गेहूं का हो गया। आलू में कैसे उपयोग करें, तो सर आज आलू बो गया होगा तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर डालें, ट्रांसपोर्टर डालने के बाद फिर सर प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें और प्रॉस्पोरस लिक्विड को नालियों में डालेंगे और उसके बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट को भी नालियों में डालेंगे। मटर के लिए ट्रांसपोर्टर को 200 लीटर पानी में 70 ml मिला के स्प्रे कर देंगे, इसके 7 दिन से 10 दिन के बाद प्रॉस्पोरस लिक्विड डालेंगे, फिर प्रॉस्पोरस टैबलेट डालेंगे। चावल यानी धान में यूज करने के लिए सबसे पहले खेत तैयारी में प्रॉस्पोरस लिक्विड डालेंगे, फिर ट्रांसपोर्टर धान को जब रुपाई कर देंगे तब डालेंगे, फिर उसके 1 महीने बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट डालेंगे। अनार में कैसे यूज करेंगे, तो सर अनार के पेड़ के बगल बगल में उसका गोला बनाएंगे, गोला बनाने के बाद
200 लीटर पानी में प्रॉस्पोरस लिक्विड मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे, सब पेड़ों में डाल देंगे, फिर ट्रांसपोर्टर 80 से उसको धो देंगे। धोने के बाद 1 महीने बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट से उसको फिर से एक बार स्प्रे कर देंगे। सर इसमें, सर ये सवाल थोड़ा रुक जाए, भिंडी और टमाटर में सबसे पहले प्रॉस्पोरस टैबलेट डालेंगे, फिर ट्रांसपोर्टर डालेंगे। सर ये जो पैकेजिंग का सवाल है इसके लिए सर उससे बात करें, अपने मैनेजमेंट साहब से बात करें तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। मिर्ची के लिए प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें, फिर ट्रांसपोर्टर डालें और प्रॉस्पोरस टैबलेट डालें। बेल का पेड़ है, बेल गिर जाते हैं तो सबसे पहले वहां पे गड्ढा बनाएं, गड्ढे में प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें, फिर प्रॉस्पोरस ग्रेन्यूल टैबलेट भी उसी में डालें। 2 टैबलेट एक पेड़ के लिए होती है और करीब करीब 40 ml लिक्विड डालें और ट्रांसपोर्टर से उसको धोएं। ये अफीम के लिए लिखा है सर, अफीम के लिए ट्रांसपोर्टर 80 ही खाली पड़ेगा। आम के पौधे को बड़ा करने के लिए सबसे पहले प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें और फिर प्रॉस्पोरस टैबलेट डालें। अफीम के लिए सर सिर्फ ट्रांसपोर्टर 80 लगेगा। नींबू के पेड़ के लिए सबसे पहले प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें, फिर ट्रांसपोर्ट 80 डालें और फिर प्रॉस्पोरस टैबलेट डालें। बेल वालों के लिए मैंने बता दिया है सर। तो अभी मैं फिर से वापस जा रहा हूं। कोकोनट ऑयल के लिए सर सबसे पहले प्रॉस्पोरस ह्यूमिक यानी प्रॉस्पोरस लिक्विड को क्या करेंगे, एक डिब्बे में लेंगे, 20 लीटर पानी में 40 ml से 50 ml लेंगे, फिर उसको पेड़ में डालते चले जाएंगे। धान के लिए यूरिया भी यूज करना पड़ेगा सर, तो यूज करना पड़ेगा सिर्फ 70%। गेहूं में इस वक्त ट्रांसपोर्टर डालें, ट्रांसपोर्टर से 15 दिन के बाद प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें और फिर उसके बाद 15 दिन के बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट डालें। टमाटर के लिए ट्रांसपोर्टर डालें, फिर उसके 15 दिन के बाद प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें, फिर प्रॉस्पोरस टैबलेट डालें। चने और सरसों के लिए भी इसी तरीके से करें सर। भाटे के पौधे के लिए सबसे पहले प्रॉस्पोरस लिक्विड जमीन में स्प्रे करें और स्प्रे करने के बाद पानी देते हैं, फिर ट्रांसपोर्टर डालें, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टर टैबलेट डालें। काट गया था प्लीज। बेल के लिए प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें, 20 ml 40 लीटर पानी मिला के, प्रॉस्पोरस टैबलेट 2 टैबलेट 30 लीटर पानी मिला के 15 दिन बाद डालें और ट्रांसपोर्टर डालें। रोज के लिए सबसे पहले प्रॉस्पोरस टैबलेट डालें और फिर रोज में जमीन में प्रॉस्पोरस लिक्विड डलवाएं और ट्रांसपोर्टर 80 करें। तरबूज के लिए सबसे पहले खेत तैयार करें प्रॉस्पोरस लिक्विड से और उसके बाद फिर तरबूज के बीजों की बुआई करें, फिर 15 दिन बाद ट्रांसपोर्टर 80 डालें और जब उसमें फ्लावरिंग हो तो प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें। सरसों में भी आप फूल आ रहे हैं तो इस वक्त कुछ न डालें, इसके फूल जब फलियों में आ जाए तो प्रॉस्पोरस टैबलेट डालें। लहसुन में बता चुका हूं। बनाना वाले रुक जाएं सर, बनाना वाले सबसे पहले प्रॉस्पोरस लिक्विड डालें, इसके बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट उसके ऊपर स्प्रे करें और फिर ट्रांसपोर्टर डालें। धनिया मेथी में भी सेम, प्रॉस्पोरस लिक्विड, प्रॉस्पोरस टैबलेट, फिर ट्रांसपोर्टर। प्याज में प्रॉस्पोरस लिक्विड, ट्रांसपोर्ट 80, फिर प्रॉस्पोरस टैबलेट। हाँ टैबलेट सर 100% स्प्रे करना है, 15 लीटर पानी में 1 टैबलेट लगती है। ये बंगाल के लिए, मतलब बंगाल क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया, ये जो बंगाल लिखा हुआ है बैंगन है या बेंगल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से लिखिए सर। हाँ जी सर, हेलो। तो सर दोस्तों ये थे अपने सारे के सारे सवाल आप लोगों ने किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पालक के लिए भी सर पहले प्रॉस्पोरस लिक्विड डालेंगे, इसके बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट, फिर ट्रांसपोर्टर। बेटल के लिए फिर से वही प्रॉस्पोरस लिक्विड, ट्रांसपोर्टर और प्रॉस्पोरस टैबलेट, इस तरीके से डालेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। और उसके साथ साथ फूल गोभी में सर फिर से प्रॉस्पोरस लिक्विड डालेंगे, ट्रांसपोर्टर डालेंगे और उसके बाद प्रॉस्पोरस टैबलेट डालेंगे। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाना और उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दूं कि सर ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा मेंटेन प्रोडक्ट है और इनके साथ किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना वातावरण को, ना इंसान को, ना जानवर को, ना जमीन को, ना पानी को। और इनमें अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर मिलाएं तो केमिकल फर्टिलाइजर का इफेक्ट दोगुना हो जाता है।
और आप सभी लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा कि सर फिर से मिलने का मन करेगा। तो मैं फिर से मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से मिले